लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्री मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। तो आइए आज तक अभी तक जितने वीडियो आप लोगों ने देखे तो उसका एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। एलिमेंट्री के अंदर 8 हिस्से थे। हम लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कवर कर लिया है, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कवर कर लिया है, ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर देख लिया, रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने 2 पार्ट में किया, और आज हम लोग बात करने वाले हैं द मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में। सो मैनेजमेंट ऑफ चेंज बेसिकली होता क्या है, और आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क और इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड। ये ओवरऑल थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये बहुत लंबा एलिमेंट है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में जब भी बात आती है तो हम लोग बात करते हैं पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजीज के बारे में। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ चेंज अगर आप इसकी समरी अगर समझें, सो जितने भी किसी भी तरह के प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी बदलाव अगर आते हैं तो उसे चेंज कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग उन चेंजेस को सुरक्षित ढंग से मैनेज करना चाहते हैं या हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी चेंज हो रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर किस तरह से ना हो, और हमें एक बेहतर कार्य कुशलता वाली प्रीमाइसेस मिले, या हम कह सकते हैं कि इट्स अ बेटर वर्केबल प्रीमाइसेस। सो वेरियस चेंजेस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट, जैसे शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, या चेंज ऑफ वर्क प्लेस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब जो कंट्रोल मेजर्स हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसके अंदर आता है रिस्क असेसमेंट है, कम्युनिकेशन है, कॉम्पिटेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट है, इफेक्टिव सेग्रीगेशन जो हम लोग बोलते हैं, ये सब चीजें आती हैं, और बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे 2 और चीजों की जो कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर आते हैं। सो आइए देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर वो 2 चीजें कौन सी हैं। पहला चीज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, और दूसरा मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। सो जब हम लोग चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जो बदलाव लाने वाले हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, अब ये जो बदलाव हम लाए हैं इसका इम्पैक्ट, इसको हम लोग मैनेज किस तरह से करेंगे। सो ये 2 कोर एस्पेक्ट आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला एलिमेंट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ चेंज। अब इम्पैक्ट ऑफ चेंज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, आइए वो देखते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ चेंज, अब इम्पैक्ट ऑफ चेंज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज के अंदर कोर चीजें आती हैं। चेंज किन चीजों की वजह से होता है, सबसे पहले चेंज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क पे, जैसे टेम्पररी कोई काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट साइट्स जो होती हैं वो यूजुअली सेल्फ इवॉल्विंग या एवर इवॉल्विंग होती है। सो वहां पे चेंजेस आते हैं। चेंज इन प्रोसेस, कोई भी किसी भी तरह का प्रोसेस के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो उसे हम लोग बताएंगे, जैसे कोई एक पर्टिकुलर केमिकल बन रहा था फिर दूसरा केमिकल बनना है, तो चेंज इन प्रोसेस, चेंज इन इक्विपमेंट, चेंज इन वर्क प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करती हैं इम्पैक्ट बेसिकली चेंज का। सो द इम्पैक्ट ऑफ चेंज कहाँ कहाँ आता है, कोई भी अगर बदलाव अगर होगा तो ये सारी चीजें बदलती हैं। अब किसी भी टेम्पररी वर्क प्लेस के अंदर जो शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, या जैसे डिमोलिशन हो रहा है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, या एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है, ये सारे टेम्पररी वर्क हैं। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होती हैं। मतलब अगर आप पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल देखें तो प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर ये सारी चीजें जो है ये बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है। ये पूरे टाइम नहीं, हर समय नहीं चलती रहती है। ऐसा नहीं कि भी हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक्सकेवेशन ही करते रहेंगे, या डिमोलिशन कर रहे हैं तो डिमोलिशन ही करते रहेंगे, नहीं, ये एक छोटा समय है, लेकिन उसके बाद में कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं। सो हैजार्ड्स जो हैं वो भी टेम्पररी होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी भी चीज के अंदर, जैसे इसका मैं अगर आपको रेफरेंस देना चाहूँ तो आई कैन गिव यू द रेफरेंस फ्रॉम भगवद गीता आल्सो। भगवद गीता के अंदर 2 अध्याय का 14वां श्लोक है, मातरा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसके अंदर ये कहा गया है जैसे गर्मी और सर्दी के सीजन आते हैं वैसे तुमको भी ये चाहिए अर्जुन के सुख दुख जो है वो आते जाते रहेंगे, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो हैजार्ड्स आर आल्सो टेम्पररी इन वर्कप्लेस। सो सिमिलरली जब हैजार्ड्स टेम्पररी हैं तो
जो उससे रिस्क जो प्रेजेंट होने वाला है वो भी टेम्पररी ही होगा, कुछ समय के लिए ही होगा। तो हमें जो इम्पैक्ट ऑफ चेंज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ये चाहिए कि जो टेम्पररी चीजें आ रही हैं इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसकी जानकारी हम पहले से लें और उसको कैसे हम काउंटर करेंगे उसके प्रोविजंस हम लोग पहले से कर लें। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन सिस्टम ऑन साइट लाइक व्हीकल कंट्रोल है, रूट्स हैं, इमरजेंसी ट्रेन है, रिपेयर वर्क है, कोई भी अगर चीज अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने भाई यहाँ से यहाँ पे सड़क के एक्सकेवेशन होने वाला है तो हम लोगों ने बैरिकेशन लगा दिया, तो ये हम लोगों ने अगर पहले से डिसाइड नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई गिरेगा तब हम लोग बैरिकेशन लगाने बैठते हैं। सो हम लोगों को इसीलिए इम्पैक्ट ऑफ चेंज के अंदर या मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर इम्पैक्ट्स जो आते हैं चेंज के, वो हम लोगों को पहले से एसेस करने पड़ते हैं। सो इसको जब हम लोग मैनेज करने जाएंगे, दैट मीन्स व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, हमें ये पता चल गया कि टेम्पररी चेंजेस आर देयर। सो इम्पैक्ट ऑफ चेंज बेसिकली कहाँ काम करता है, टेम्पररी चीजों की तरफ काम करता है। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेस में चेंज आ रहा है, इक्विपमेंट में कोई चेंज किया है, तो उस समय जैसे इक्विपमेंट के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपने इक्विपमेंट बंद किया, उसका गार्ड रेल निकाला, तो आपने सेफ्टी के मेजर्स जो है उसके अंदर से निकाल दिए। सो नाउ देयर आर लाइकली चांसेस, तो हम लोगों ने क्या प्रोविजन किए, हम लोगों ने लोटो का प्रोविजन किया कि भाई लोटो के प्रोविजन अप्लाई करो कि भाई लॉक आउट करो, टैग आउट करो, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट इट इज आइसोलेटेड सो दैट मैकेनिकल सिस्टम्स हैं तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी अगर स्टोर्ड है तो वो स्टोर्ड एनर्जी को आप कैसे काउंटर करेंगे, तो ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम लोग बहुत बिजी हैं, और ये एलिमेंट जो है ये प्रोसेस सेफ्टी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एक इक्विपमेंट के अंदर कितने स्पेयर्स लगने वाले हैं, कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह की एनर्जी स्टोर्ड है। कई जगहें ऐसी होती है जहाँ पे स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म लगाया जाता है ताकि वो उसको कुशनिंग दे सके या उसको जो बोलते हैं ना कि भी एक बफर जैसा दे सके। वो हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हम सीधा नट खोलना शुरू कर देते हैं, फिर वो जब छटकता है, अरे ये तो छटक गया, क्या इसके नीचे स्प्रिंग था, ओह, फिर वो स्प्रिंग कहीं और जाके गिरता है, हम लोग कहीं और खोए रहते हैं। So similarly, all these activities are to be assessed. तो ये हमारे ये सब चीजें वो हैं जो चीजें जो हैं वो काम के प्रति या कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर इम्पैक्ट डालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। सो कैसे हम इसके मैनेज कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी इम्पैक्ट को या किसी भी चेंज को अगर मैनेज करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें उसका रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट हर जगह आता है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर रिस्क असेसमेंट कब करना चाहिए, तो रिस्क असेसमेंट हर उस परिस्थिति में करना चाहिए जहां पे आपने कोई भी बदलाव लाया है। जैसे ही आपने छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बदलाव अगर लाते हैं तो आपको वहां पे मैनेजमेंट ऑफ चेंज अप्लाई होता है और आपको रिस्क असेसमेंट करना है कि अब परिस्थिति में क्या बदलाव हुआ है और उसके हिसाब से हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन दो पार्टीज के बीच में होना बहुत जरूरी है। भले वो टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए वहां पे काम करने आने वाले हो, और अगर आप पहले से वहां पे हाजिर हैं तो आपको साइट की जानकारी बेहतर होगी। आपको ये पता होगा कि भाई यहाँ पे इस तरह के खतरे हैं, तो आपको दूसरी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये अंडर प्लानिंग हम लोगों ने ये इस तरह से किया है, यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं, आप काम करो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह से करना है। इसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन हो, नो। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब ये है कि वो आदमी उस जगह के उस कार्य क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी रखता हो। ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। जिस आदमी के पास में सफिशिएंट ट्रेनिंग हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, एटीट्यूड हो, ताकि वो ये जितने भी बदलाव आ रहे हैं उसको वो ट्रैक कर रहा हो, उसको उसकी समझ हो, तभी तो वो बता पाएगा। सो एक कॉम्पिटेंट पर्सन या एक सेफ्टी ऑफिसर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसके बाद में आता है सेग्रीगेशन। सी प्राइमरीली सेग्रीगेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि मटेरियल जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसे प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करके नहीं रखा गया। अगर आप चीजों को सेग्रीगेट करके नहीं रखेंगे सो अल्टीमेटली वो दिक्कत आप ही के लिए फ्यूचर में पैदा करेगा। एक सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वो है आपकी पीपीईज, जैसे आपके हेलमेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, फॉल प्रोटेक्शन की हार्नेस हो गई, ये सारी चीजें साइट्स के ऊपर
ऐसे स्टोर की जाती हैं, अस्त व्यस्त कहीं पे भी रख देंगे और उसके बाद में फिर वो गंदा संदा कैसा ही पड़ा है उसी को उठाया, उसी को यूज किया। ये नहीं सोचते कि आप जो चीज अपने सर पे लगा रहे हैं वो गंदी है, आप जो हार्नेस पहन रहे हैं वो गंदी हो चुकी है या खराब होने लगी है। अगर हार्नेस अगर गंदी होगी तो अगर फॉल होता है तो उस परिस्थिति में अगर जो बोलते हैं इसकी जो वेबिंग है वो अगर सख्त हो चुकी है तो अगर फॉल होगा तो वो तुरंत फट जाएगी या क्रैक हो जाएगी, टेयर हो जाती है। सो इस वजह से इंसिडेंट्स और ज्यादा भयानक रूप ले सकते हैं। सो इसीलिए सेग्रीगेशन एंड प्रॉपर कीपिंग इट इन प्लेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसके बाद में लास्ट आता है आपका इमरजेंसी प्रोसीजर्स को देखना। इमरजेंसी प्रोसीजर्स को जब हम लोग देखते हैं तो हमें खासकर ये फोकस करना चाहिए जहाँ पे लोग रहते हैं। मतलब इमरजेंसी प्रोसीजर्स में दो पार्ट में इसको डिवाइड करिए। एक होता है डिटेक्शन, कि भाई आप वहां पे हाजिर नहीं है तो आपने एक डिटेक्शन लगा दिया कि भाई चलिए यहाँ डिटेक्शन लगा है तो आपको जानकारी मिलेगी। सो मेनली लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम डिटेक्टर्स क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। अब जहाँ पे आदमी प्रेजेंट है वहां हर समय अगर आदमी प्रेजेंट रहने वाला है तो वहां पे डिटेक्टर लगा के क्या करोगे, वहां तो आदमी प्रेजेंट ऑलरेडी है। वहां पे आपको सिस्टम के अंदर जो फेलियर्स हुए हैं उसके डिटेक्टर्स लगाने की जरूरत होती है। किस तरह के डिटेक्टर्स कहाँ लगाने की आवश्यकता है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर वो एरिया खाली रहने वाला है तो आपने वहां डिटेक्टर लगाया तो समझ में आता है। और डिटेक्टर्स भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे जो फास्ट लेवल पे जो डिटेक्ट करता है वो जैसे बीम डिटेक्टर्स है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं हीट और टेम्परेचर, हीट एंड स्मोक एंड हीट। तो ये कॉम्बिनेशन मल्टी लेवल सेंसर्स आते हैं, इन्हें लगाना ज्यादा सुटेबल रहता है। इसके बाद ये तो हो गई हमारे डिटेक्टर्स की बात। अब वो जो डिटेक्टर्स हम लोगों ने लगाए हैं अब उसका अलार्म कहाँ होना चाहिए, तो अलार्म वहां होना चाहिए या उसका हूटर जो है उस जगह होना चाहिए जहां पे लोग प्रेजेंट होंगे हर समय। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इमरजेंसी होती है तो अलार्म कहाँ लगना है, उसके डिटेक्टर्स कहाँ लगने हैं, उसको किस तरह से। तो ये प्रोसीजर्स ऑफ चेंज में आता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अगर आपने कुछ चीज चेंज कर दी, अब यहाँ पे कोई नई फैसिलिटी आपने एस्टेब्लिश कर दी लेकिन आपने क्या किया, आपने इमरजेंसी प्रोविजंस जो है उनको एसेस नहीं किया, इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट में आती हैं। इसके बाद आता है वेलफेयर, मतलब एडिक्वेट वेलफेयर प्रोविजन शुड बी अवेलेबल, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, चेंज रूम है, स्टोरेज है, सैनिटरी है, वॉशिंग फैसिलिटी है, रेस्टिंग एंड ईटिंग फैसिलिटी है। ये होना हर जगह पे बहुत जरूरी है। किसी भी साइट के ऊपर अगर आपने वेलफेयर प्रोविजन अगर प्रॉपरली नहीं रखे हैं तो वहां पे काम करने की कुशलता और काम करने की जो क्षमता होती है लोगों की वो कम हो जाती है। क्यों, जब उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उन्हें प्रॉपर चीजें अगर नहीं मिल रही हैं तो आपको कोई भी आदमी ढंग से काम करके नहीं देगा। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट आता है इसे रिव्यू करना। सो जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो हम लोग रिव्यू क्या करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या छोटी छोटी भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे एब्सेंटिज्म ज्यादा हो रहा है या लोगों को इंजरीज ज्यादा हो रही है, तो वो भले ही वो टेम्पररी चीज है लेकिन आपने अगर उसे एनालाइज नहीं किया है, अगर आपने उसे एसेस नहीं किया है तो आप उसे एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ये हो गया मोटा मोटा हमारा सारा कुछ एक समरी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। अब हम लोग देखेंगे इसका सवाल। सो इसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल है एंड दैट इज आउटलाइन 5 मैनेजमेंट कंट्रोल्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ रिस्क क्रिएटेड बाय टेम्पररी वर्क। सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ चेंज का ओनली सिर्फ एक सवाल, that is question is outline 5 management control that should be considered for control of risk created by temporary work. So what are these 5 चीज, ये 5 चीजें क्या है? So answer is the 5 management controls that should be considered for control of risk created by temporary work are: first, risk assessment; second, communication and cooperation; third, appointment of a competent person; fourth, emergency arrangements; and fifth, welfare provisions. So this is it and मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में इतना ही। अगली बारी हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग और फर्दर बात करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में। और तब तक के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस कीप राइटिंग टू अस, मैसेज हमें करते रहिए। आई एम रियली लविंग इट कि जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट दिया है। आई एम रियली हैप्पी। कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।